कल रात मुझे पहाड़ी की रिज पर 3 हाइकर्स खड़े मिले और सब के सब ऊपर आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स को घूर रहे थे। 4 दिन पहले ही उन्हें लापता घोषित किया जा चुका था और सर्च एंड रेस्क्यू टीम इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान चुकी थी। और फिर भी -20 डिग्री में वो वहीं खड़े थे, एकदम स्थिर, ना जैकेट ना कोई गियर। वो नंगे पांव बर्फ में खड़े थे और गर्दन पीछे की तरफ झुकाकर ऑरोरा को देख रहे थे। जब मैंने उन्हें आवाज दी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जब मैं उनके पास गया तब जाकर मुझे वजह समझ में आई। उनकी आंखें खुली हुई थी और पूरी तरह जमी हुई थी। उनकी आंखों में हरे और बैंगनी रंग की रोशनी दिख रही थी, लेकिन वो सांस ले रहे थे। किसी तरह वो अब भी जिंदा थे। हम उन्हें रेंजर स्टेशन ले गए, लेकिन डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें ना फ्रॉस्ट बाइट हुआ था और ना ही हाइपोथर्मिया का कोई निशान था। उनके शरीर का तापमान बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उनकी नजरें ऊपर की तरफ ही टिकी थी, जैसे छत पर कोई चीज चल रही हो और उसे सिर्फ वही देख पा रहे हों। उनके होंठ लगातार हिल रहे थे, वही शब्द बार बार बना रहे थे। वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत। वो हमें घर बुला रहे हैं। आज सुबह वो तीनों मेडिकल टेंट से बाहर निकले और उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे। वो बिल्कुल एक जैसे चल रहे थे, जैसे उन्हें कोई अदृश्य डोरियों से खींच रहा हो। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पलट कर देखा। उनकी आंखें, कसम से उनकी आंखें चमक रही थी। उनमें हल्की सी हरी रोशनी दिख रही थी, जैसे ऑरोरा में दिखती है। और उनके पीछे मैंने उन्हें देखा जिन्हें वो घूर रहे थे। वो नॉर्दर्न लाइट नहीं थे, वो जमीन के ठीक ऊपर तैर रहे थे, जैसे हवा में हिलते पर्दे हों। और उन रोशनियों में आकृतियां दिख रही थी, सैकड़ों इंसानों जैसी आकृतियां। सब वैसे ही खड़े थे जैसे वो हाइकर्स खड़े थे और हम सबको देख रहे थे। मेरा नाम नेट हलब्रुक है और मैं पिछले 6 सालों से गेट्स ऑफ द आर्कटिक नेशनल पार्क में रेंजर हूं। ये सब 3 दिन पहले हुआ था और तब से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने क्या देखा और अब भी क्या देख रहा हूं। यहां जिन नियमों का हम पालन करते हैं वो किसी ऑफिशियल मैनुअल में नहीं लिखे। वो रेंजर से रेंजर तक पहुंचते हैं, लॉग बुक्स के किनारों पर लिखे जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान फुसफुसा कर बताए जाते हैं, जब सीनियर स्टाफ को लगता है कि हम सुनने के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते तक मैं इन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानता था, बुजुर्गों की डराने वाली कहानियां जो सदियों की लंबी रातों में नए लोगों को डराने के लिए होती हैं। पर अब मुझे सच्चाई पता है। अब मैं समझता हूं कि 2015 के सोलर स्टॉर्म के दौरान रेंजर टोयो वॉस्की क्यों गायब हो गया था, क्यों उसकी डायरी उसकी मेज पर खुली रह गई थी, जिसकी आखिरी एंट्री में बस इतना लिखा था, आसमान मुझे बुला रहा है और मुझे जवाब देना होगा। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि किसी को जानना चाहिए कि यहां सच में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है अगला नंबर मेरा है। द बीटल्स फील्ड स्टेशन आर्कटिक सर्कल से करीब 20 मील दक्षिण में है। वो लकड़ी की इमारतों का एक छोटा सा समूह है जहां डीजल और पुरानी कॉफी की गंध आती है। मैं पिछले 2 घंटे से उसी घटना की रिपोर्ट को घूर रहा हूं, ऐसे शब्द ढूंढ रहा हूं जो मुझे पागल ना साबित करें। एरिगेज पीक रीजन से 3 व्यक्ति बरामद किए गए। मेडिकल जांच निर्णायक नहीं है। व्यक्तियों ने स्वयं इलाज छोड़ा और उत्तर दिशा की तरफ निकल गए। इसमें उनकी आंखों की चमक का कोई जिक्र नहीं था। यह नहीं लिखा था कि वो एक साथ कदम मिलाकर चल रहे थे, और ना ही ये कि ऑरोरा उनके पीछे एक जिंदा पर्दे की तरह उतर आई थी। तभी मेरा रेडियो चरमराता है। हलब्रुक, सुन रहे हो? वो वेरा अमैक्टिवुक थी, वही सीनियर रेंजर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था। उनकी आवाज में वही सपाटपन था जो तब आता था जब वो परेशान होती थी लेकिन मानती नहीं थी। हाँ, हलब्रुक बोल रहा हूं। तुम्हें फ्रिजिड क्रैक्स के पुराने वेदर स्टेशन पर जाना होगा।
आधी रात के आसपास ऑटोमेटेड सेंसर्स बंद हो गए हैं। मैंने घड़ी की तरफ देखा। दिसंबर के दिन 2:47 हो रहे थे। मतलब मेरे पास मुश्किल से 1 घंटा है। आप चाहती हैं कि मैं वहां अकेला जाऊं? प्रोटोकॉल शीट ले जाना, जो टोयो की मेज पर रखी है। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठने लगी। 6 सालों में उन्होंने कभी उस शीट का जिक्र इतना साफ तरीके से नहीं किया था। वेरा, तुम जानती हो मुझे क्या करने को बोल रही हो। बस उसे ले जाओ नेट, और एक एक बात का पालन करना। और तभी लाइन कट गई। टोयो की मेज पीछे वाले ऑफिस में है। 2015 से वैसी ही पड़ी है। वहां अब भी एक मग है जिसमें सदियों पुरानी कॉफी के निशान हैं, और कॉक बोर्ड पर उसकी और उसकी पत्नी की एक पुरानी सी तस्वीर टंगी है। प्रोटोकॉल शीट आर्कटिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की घिसी हुई किताब के अंदर कसकर मुड़ी हुई रखी थी। मैंने उसकी लिखावट तुरंत पहचान ली। नीली स्याही में लिखे छोटे छोटे सावधानी भरे अक्षर, विंटर प्रोटोकॉल्स, गेट्स ऑफ द आर्कटिक। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो किसी को लगता है कि तुम्हें यह जानना चाहिए। यह कोई सुझाव नहीं है। इनका पालन करो वरना वापस नहीं आओगे। रूल नंबर 1, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच कभी भी ऑरोरा को सीधे मत देखना, सिर्फ आंखों के कोनों से देखना। अगर रोशनी में इंसानी आकृतियां दिखें तो तुरंत नजर फेर लेना और 100 से उल्टी गिनती शुरू करना। 0 तक पहुंचने से पहले गिनती रुकनी नहीं चाहिए। रूल नंबर 2, अगर अंधेरा होने के बाद ट्री लाइन के ऊपर किसी से सामना हो जाए तो हेडलैम्प से देखो कि उसकी परछाई बनती है या नहीं। अगर परछाई ना बने तो तुरंत वो इलाका छोड़ दो। कोई बातचीत नहीं करनी, कोई सवाल नहीं पूछना। कम से कम आधा मील दूर जाने तक पीठ मत फेरना। रूल नंबर 3, फ्रिजिड क्रैग्स के पुराने वेदर स्टेशन में कम्युनिकेशन रूम के अंदर एक लाल इमरजेंसी फोन है। अगर वो बजे तो उसे उठाना। जो कहा जाए ध्यान से सुनना। संदेश को एकदम वैसे ही एक बार दोहराना और फिर फोन रख देना। कभी वापस कॉल मत करना, और ये कभी मत पूछना कि दूसरी तरफ कौन है। रूल नंबर 4, ज्यादा सोलर एक्टिविटी के दौरान अगर रात 9 बजे से पहले ही ऑरोरा दिखने लगे तो नॉगट क्रीक के उत्तर की ओर मत जाना। उत्तर की ओर जाते हुए जो भी पैरों के निशान मिले उन्हें चिन्हित करो और रिपोर्ट करो, लेकिन उनका पीछा मत करना। ऑरोरा के दौरान जो भी नॉगट क्रीक पार करता है वो पहले जैसा वापस नहीं आता। रूल नंबर 5, अगर बर्फ में किसी की निजी चीजें जैसे कपड़े, गैर पहचान पत्र घेरों या पैटर्न में सजे हुए मिले तो उन्हें छूना मत। उनकी दूर से तस्वीर लो और जगह को चिन्हित करो। ये निशान होते हैं। इन्हें छेड़ने का मतलब है जिसने वो सामान छोड़ा है उसकी जगह लेने के लिए खुद आगे आना। उसमें और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन पहले 5 ही मेरे हाथ कपाने के लिए काफी थे। मैंने कागज मोड़कर अपनी पार्का जैकेट की जेब में डाल दिया, कंपास और बेयर स्प्रे के साथ। हालांकि मुझे शक था कि आगे जो मिलने वाला है उसमें इनमें से कुछ भी काम आएगा। फ्रिजिड क्रैक्स तक स्नोमोबाइल से पहुंचने में 40 मिनट लगे। हवा मेरे फेस मास्क को नोच रही थी और ठंड मेरे कपड़ों की परत के अंदर घुसती चली जा रही थी। पहले 20 मिनट बाद ट्री लाइन पीछे छूट गई और आगे सिर्फ सफेद चादर और ब्रुक्स रेंज की नुकीली परछाई थी। वेदर स्टेशन से 1/4 मील पहले मैंने इंजन बंद कर दिया और पैदल आगे बढ़ा। रूल नंबर 2 मेरे दिमाग में गूंज रहा था, परछाई की जांच करो, बात मत करो। लेकिन असली परेशानी चौथे नियम से थी। ज्यादा सोलर एक्टिविटी रात 9 बजे से पहले ऑरोरा। कल रात रोशनी 6:30 पर ही शुरू हो गई थी। मैं अब भी नॉगट क्रीक के दक्षिण में था, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं था। वेदर स्टेशन हवा के सामने झुका हुआ खड़ा था। वो एक छोटा कंक्रीट का ढांचा था और उसके ऊपर रेडियो टावर और बर्फ से ढके सोलर पैनल लगे थे, और उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। ये सही नहीं था।
ऐसे स्टेशन हमेशा बंद रहते हैं। उपकरणों की सुरक्षा के लिए तापमान नियंत्रित रखना होता है। मैंने दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया। अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बस थोड़ा सा। इमरजेंसी लाइट हर चीज को बीमार सी पीली रोशनी में डुबो रही थी। मेन रूम में मौसम मापने वाले उपकरणों की रैक लगी थी। एक मेज थी जिस पर एक पुराना कंप्यूटर रखा था और वो लाल फोन हुक से उतरा हुआ था, अपनी तार से लटकता हुआ हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। मैं फोन को 30 सेकंड तक घूरता रहा, शायद उससे भी ज्यादा। रिसीवर अपने तार पर धीरे धीरे घूम रहा था और पीली इमरजेंसी लाइट में चमक रहा था। रूल नंबर 3 कहता था, अगर फोन बजे तो उठाओ, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी और ने पहले ही उठा लिया हो तो क्या करना है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और रिसीवर को कान से लगाया। उसमें ऐसी आवाज आ रही थी जैसे सूखे पेड़ों से हवा गुजर रही हो या फिर कोई सांस ले रहा हो। और उसी आवाज के नीचे एक और आवाज थी, बहुत दूर से, जैसे मीलों जमी हुई जमीन के नीचे से चलकर मेरे पास आ रही हो। जो उत्तर की ओर गए थे वो अब भी पहाड़ों को पार करते हुए चल रहे हैं। वो न रुकते हैं, न खाते हैं, न सोते हैं। रोशनी का पीछा करते हुए बस घर की तरफ चलते रहते हैं। वो आवाज मर्दाना थी, बहुत भारी थी, लेकिन मैंने वो आवाज पहचान ली। ट्रेनिंग वीडियो से, बीटल्स में डेस्क पर रखी तस्वीर से। वो आवाज टोयो वोकॉस्की की थी। मेरा गला जकड़ गया। फिर रिसीवर में स्टैटिक की आवाज आने लगी और उसकी अगली बात को दबाने लगी, लेकिन फिर आवाज साफ हो गई और उसकी आवाज और ज्यादा स्पष्ट होकर आने लगी। उन्हें चेतावनी दो, वेरा को बताना अब वो रोशनियां सिर्फ देख नहीं रही हैं, वो काट रही हैं, बटोर रही हैं, हर चक्र में और ज्यादा ले जा रही हैं। हमारे पास समय कम पड़ रहा है। तुम कहां हो टोयो? ये सवाल बिना सोचे मेरे मुंह से निकल गया। टोयो, तुम हो कहां? मैं घर पर हूं। हम सब घर पर हैं। ये बहुत खूबसूरत है नेट, तुम्हें देखना चाहिए। यहां आसमान कभी नाचना बंद नहीं करता। और तभी लाइन कट गई। मैं रिसीवर पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा जब तक हाथ दुखने नहीं लगे, और फिर से उसे रख दिया। प्रोटोकॉल में लिखा था, संदेश एक बार दोहराना है, लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने तो सवाल भी पूछ लिया। मैंने नियम तोड़ दिए थे। वेदर स्टेशन की लाइट्स झपकने लगी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी ने पीले उजाले को चीर दिया। पहली बार कम्युनिकेशन रूम साफ साफ दिखा। दीवारें किसी चीज से ढकी हुई थी। वो न बर्फ थी, न जमी हुई परत थी। कंक्रीट में किसी नुकीली चीज से खरोच कर बनाई गई आकृतियां थीं। सैकड़ों आकृतियां थीं। लाठी जैसे इंसान हाथ ऊपर उठाए हुए थे, घेरों में बने हुए थे, और सब एक ही दिशा में देख रहे थे, उत्तर की दिशा में। सबसे बड़े घेरे के बीच में गहराई से उकेरा हुआ कुछ लिखा था। हमने उन्हें बुलाते सुना। तभी मेरा रेडियो सिसकारता हुआ चालू हुआ। हलब्रुक, स्टेटस बताओ। वेरा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने घबराकर रेडियो पकड़ा। मैं स्टेशन पर हूं। वो फोन, किसी ने उसका रिसीवर नीचे नहीं रखा था। क्या वो बजा? नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया, और उसमें मैंने सुना। मैं ये कैसे समझाऊं? मुझे लगता है वो टोयो था। करीब 10 सेकंड तक खामोशी छा गई। तो वहां से निकलो अभी, और सुनो, स्नो मोबाइल मत लेना, पैदल आओ और ट्री लाइन के नीचे रहना। मैं मलिक को भेज रही हूं, वो तुम्हें आधे रास्ते में मिलेगा। वेरा, ये हो क्या रहा है? वो हाइकर्स, उनके साथ क्या हुआ? मैं रेडियो पर तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस चलते रहो। और फिर रेडियो कनेक्शन कट गया। मैंने रेडियो को जेब में डाला और बाहर की तरफ मुड़ा, और तभी मुझे तापमान का एहसास हुआ।
तापमान तेजी से गिर रहा था। मेरी सांस अब घने बादलों की तरह निकल रही थी और मशीनों पर बर्फ की परत आंखों के सामने फैल रही थी। जो दरवाजा मैंने थोड़ा खुला छोड़ा था वो अब पूरा खुला हुआ था और उसके बाहर ऑरोरा दिख रहा था। वो अभी इतना चमकीला नहीं होना चाहिए था। सूरज डूबने में अभी 20 मिनट बाकी थे, फिर भी आसमान हरे और बैंगनी रंगों से जिंदा लग रहा था, दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। वो जितना नीचे था मैंने उसे कभी इतना नीचे नहीं देखा था। इतना नीचे कि रोशनी की बनावट दिख रही थी, जैसे पानी में कपड़ा लहरा रहा हो, और उन रोशनियों के अंदर आकृतियां थीं, इंसानों जैसी आकृतियां, दर्जनों आकृतियां जो हाथ ऊपर उठाए हुए खड़ी थी, दक्षिण की तरफ, मेरी तरफ। रूल नंबर 1, रात 11 से सुबह 4 के बीच ऑरोरा को सीधे मत देखना। लेकिन अभी तो शाम के 4 भी नहीं बजे थे, तो क्या मैं सुरक्षित हूं या फिर टोयो ने सारे खतरों के समय नहीं लिखे थे? मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें नीचे की, जैसा प्रोटोकॉल कहता था, आंख के किनारों से देखना। आकृति अब भी मेरी नजर के किनारों पर थी, हिल नहीं रही थी, बस मुझे देख रही थी। मेरा दिल पसलियों से टकराने लगा। नहीं, मैंने गलत कहा। ऐसा लगा जैसे दिल सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने 100 से उल्टी गिनती शुरू की। 99, 98, 97। ठंड और बढ़ती जा रही थी। दस्तानों के अंदर उंगलियां दर्द करने लगी थी। मशीनों पर जमी बर्फ अब 1 इंच मोटी हो चुकी थी और फर्श पर रेंगती हुई मेरे जूतों की तरफ आ रही थी। 83, 82, 81। गिनती मत रोकना, ऊपर मत देखना, उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते रहो। लेकिन तभी बाहर कुछ हिला, आसमान में नहीं, जमीन पर। सोलर पैनलों के पीछे से एक आकृति निकली, बहुत अजीब सी चाल में चलती हुई। उसने रेंजर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ना कोट ना टोपी, बस यूनिफॉर्म। हरे सलेटी रंग का एक पैच लगा हुआ था जो ठीक से दिख नहीं रहा था। 67, 66, 65। वो आकृति दरवाजे की दहलीज पर रुक गई। मैंने नजरें नीचे रखी, उसके जूतों पर टिकाए रखी। जूते भी सरकारी थे, बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन बर्फ में उनके कोई निशान नहीं पड़ रहे थे। आसपास की बर्फ बिल्कुल चिकनी थी, जैसे किसी ने छुई भी ना हो। रूल नंबर 2, हेडलैम्प से परछाइयों की जांच करो। मैंने कांपते हुए हाथों से टॉर्च उठाई और रोशनी उस आकृति पर डाली। रोशनी उसके आर पार निकल गई। ना कोई साया था, न ठोसपन था, बस पीछे की बर्फ पर पड़ती रोशनी दिखी जहां उसे खड़ा होना चाहिए था। 49, 48, 47। नेट। वो आवाज गलत थी, जैसे 3 लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम गिनती क्यों कर रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी गिनती जारी रखी। वेदर स्टेशन के अंदर पीछे हटता रहा। हमें बैटल्स में तुम्हारी याद आती है। वेरा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे बारे में पूछती है। मेरी कोई बेटी नहीं है। 31, 30, 29। आज रात की रोशनियां कितनी खूबसूरत हैं। तुम देखना नहीं चाहते? बस ऊपर देखो, सिर्फ एक पल के लिए देखो। उस आकृति ने अंदर कदम रखा। अब भी कोई निशान नहीं था, अब भी कोई साया नहीं था। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन नजर के कोनों में उसकी आंखें दिख रही थी, जो हल्की हरी थी। 17, 16, 15। टोयो तुम्हें हेलो कह रहा था। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब इंतजार कर रहे हैं। वहां इतनी ठंड नहीं है नेट, वहां सिर्फ गर्मी है। वहां अंधेरा भी नहीं है, बस रोशनी है, हमेशा के लिए रोशनी है। मेरी पीठ सामने वाली दीवार से टकरा गई। अब भागने की कोई जगह नहीं थी। वो आकृति अब बस 5 फुट दूर थी। 4,
3, 2। उसका हाथ आगे बढ़ा। मैं उसके आर पार देख पा रहा था। उसके पीछे की मेज दिख रही थी। उस पर रखा लाल फोन दिख रहा था। 1, 0। और तभी वो आकृति गायब हो गई। एक पल में तापमान सामान्य हो गया। मशीनों पर जमी बर्फ पिघल कर उड़ गई और वहां बस पानी की बूंदें रह गईं। बाहर ऑरोरा अपनी सामान्य शाम की चमक पर लौट आया, क्षितिज के ऊपर, जहां उसे होना चाहिए था। मेरे पैर जवाब दे रहे थे। मैं दीवार के सहारे फिसल कर बैठ गया और हांफने लगा। तभी मेरा रेडियो चरमराया। गॉड डैम इट नेट, जवाब दो। वो वेरा थी। मैंने कांपते हाथों से रेडियो पकड़ा। मैं यही हूं, मैं ठीक हूं। कोई यहां था, वेरा कोई यहां था। उसका कोई साया नहीं था। उसे मेरा नाम पता था। ध्यान से सुनो, जब तक हेडलाइट्स ना दिखें उस बिल्डिंग से बाहर मत निकलना। मलिक 10 मिनट दूर है। जब वो आए तो स्नोमोबाइल पर बैठने से पहले उसका साया जरूर देख लेना। समझ गए? हाँ समझ गया। और नेट, उसने जो भी कहा, जो भी ऑफर किया, वो सच नहीं है। उनमें से कुछ भी सच नहीं है। लेकिन बात यह थी कि वो सच जैसा लगा। वो घर लौटने जैसा लगा। 17 मिनट बाद अंधियाती धुंध को चीरती हुई हेडलाइट्स दिखी। मैंने खिड़की से देखा, एक स्नोमोबाइल पास आ रही थी। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी। स्नोमोबाइल पर बैठे आदमी ने 50 गज दूर इंजन बंद कर दिया और उतरने लगा। सर्दियों के भारी गैर में वो काफी बड़ा दिख रहा था। चेहरा बालाक्लावा और गॉगल्स के पीछे छिपा हुआ था। उसने हाथ हिलाया, लेकिन मैं हिला तक नहीं। अभी नहीं। उसने अपने गॉगल्स और बालाक्लावा उतारे। उसका गोल चेहरा सामने आया। घनी दाढ़ी जिस पर सफेद बर्फ जमी हुई थी। वो मलिक पेट्रोव था। मैं उसे 4 साल से जानता था। अनगिनत शिफ्ट साथ में की थी। पिछले साल थैंक्सगिविंग भी उसके फेयरबैंक्स वाले घर पर मनाया था। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। वो पास आया और दरवाजे पर रुक गया। पूरी रात अंदर ही रहने का इरादा है क्या? पीछे मुड़ो और स्नोमोबाइल की तरफ मुंह करो। वो रुका और फिर धीरे धीरे घूम गया। मैंने हेडलैम्प ऑन किया। रोशनी सीधे उसकी पीठ पर पड़ी। उसका लंबा साया बर्फ पर फैल गया, एकदम ठोस और गहरा। वो असली था। मुझे तसल्ली हो गई। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था। पूरी तरह डर नहीं, लेकिन डर के काफी करीब। मैंने बाहर कदम रखा। औरोरा अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट चुका था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चमकीला था। बर्फ को हरे और जामुनी रंगों में रंग रहा था। सॉरी, चेक करना जरूरी था। माफी मत मांगो, यहां पर यही समझदारी है। उसने स्नोमोबाइल की तरफ इशारा किया। वेरा तुम्हें बैटल्स बुला रही हैं। वहां इससे भी बदतर हालात हैं, लेकिन अलग तरह के। जल्दी चलो। मैं उसके पीछे बैठा और हम दक्षिण की ओर निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। स्नोमोबाइल छुपी हुई बर्फीली ढलानों पर उछलती रही। हवा चीखती हुई गुजरती रही और फेस मास्क के बावजूद ठंड अंदर तक चुभ रही थी। मलिक कुछ नहीं बोला, पलटकर भी नहीं देखा। वो बस चलाता रहा और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। 15 मिनट बाद मैंने कुछ देखा। निशान, इंसानी पैरों के निशान, जो देखने में नंगे पांव के लग रहे थे। हमारे रास्ते के साथ साथ चल रहे थे। 3 अलग अलग जोड़ी पैरों के निशान, बिल्कुल बराबर दूरी पर, बिल्कुल सीध में, नोगट क्रीक की तरफ उत्तर की ओर जाते हुए। हर निशान के अंदर की बर्फ चिकनी थी, हवा से अछूती थी, जैसे अभी अभी बने हों। मैं इंजन के शोर से ज्यादा चिल्लाया, मलिक, मलिक रुको। उसने रफ्तार कम की, लेकिन पूरी तरह नहीं रुका। क्या हुआ? ये निशान देख रहे हो?
उसने उन निशानों पर नजर डाली और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, हैरानी के नहीं, पहचान के। हाँ, दिख रहे हैं, ये वही है ना? ये शायद वही हाइकर्स हैं। हमें इनका पीछा करना चाहिए, ट्रेल मार्क करना चाहिए। नहीं, पागल हो क्या? उसने बड़ी सख्ती से कहा। रूल नंबर 4 याद नहीं क्या? ऑरोरा एक्टिविटी के दौरान जो भी न्यूगेट क्रीक के उत्तर की ओर जाए उसे दर्ज करो और आगे बढ़ो, बस। लेकिन वो इंसान है मलिक, किसी तरह अब भी जिंदा है। क्या वाकई वो जिंदा है? वो मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आंखें डरी डरी सी थी। एक बार सोचो नेट, वेदर स्टेशन पर तुमने क्या देखा था? सोचो, किसने तुमसे बात करने की कोशिश की? क्या तुम्हें सच में लगता है वो 3 अब भी इंसान है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले 10 मिनट हम खामोशी में चलते रहे। फिर आगे ट्री लाइन दिखी, बर्फ और आसमान के बीच एक काली टूटी सी सीमा। मलिक हमें स्प्रूस के जंगल में ले गया और तापमान थोड़ा बढ़ गया। पेड़ों की वजह से ठंडी हवा रुक रही थी। तभी मेरा रेडियो चरमराया। हलब्रुक, तुम मलिक के साथ हो ना? हाँ वेरा, हम लगभग 20 मिनट दूर हैं। ठीक है, यहां पहुंचते ही सीधे ऑफिस आना, किसी और से बात मत करना। फ्रिजिड क्रैक्स में जो देखा उसका जिक्र मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पत्रकार हैं। एंकोरेज से 3 पत्रकार आए हैं। किसी ने उन्हें लापता हाइकर्स की खबर दे दी है और अब वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। आपने उन्हें क्या बताया? यही कि तीनों को एक्सपोजर की हालत में पाया गया और फेयरबैंक्स मेमोरियल भेजा गया है। आधिकारिक बयान यही दिया है, लेकिन एक रिपोर्टर गहराई में जा रही है। उसे और गुमशुदगियों के रिकॉर्ड मिले हैं। पिछले 10 सालों में 23 रिकॉर्ड, सबके सब सर्दियों में, सबके सब हाई सोलर एक्टिविटी के दौरान। वो उन कड़ियों को जोड़ रही है नेट, जिन्हें हम नहीं जोड़ना चाहते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना। इससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और बेहतर परफॉर्म करती है। आपके सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक धीमी आवाज में गाली देता है। बस यहाँ वापस आ जाओ, और नेट, फोन पर जो तुमने सुना हमें उस पर बात करनी होगी। रेडियो बंद हो गया। हम ट्री लाइन से निकलकर बेटल्सफील्ड स्टेशन के खुले इलाके में पहुंच गए। पार्किंग में 3 गाड़ियां खड़ी थीं, 2 हमारे ट्रक्स और एक सफेद एसयूवी एंकोरेज नंबर प्लेट की। मेन बिल्डिंग में तेज रोशनी थी। खिड़कियों के पीछे परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी। मलिक ने स्नोमोबाइल रोकी और इंजन बंद कर दिया। अगर वो हमें घेर लें तो बात मुझे करने देना। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। शायद मैंने भूत ही देखा है। ठीक है, लेकिन उन्हें मत बताना। हम भारी कदमों से अंदर की ओर बढ़े। ठंड और तनाव से मेरा बदन दुख रहा था और मुझे बस कॉफी चाहिए थी, एक गर्म शावर चाहिए था और 12 घंटे की नींद चाहिए थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक औरत ने हमें रोक लिया। वो 30 के आसपास की थी, महंगा आउटडोर गियर पहनी हुई थी। उसके काले बाल कसकर पीछे बंधे हुए थे। एक हाथ में वॉइस रिकॉर्डर था और दूसरे में फोन। माफ कीजिए, क्या आप वही रेंजर हैं जिन्होंने लापता हाइकर्स को ढूंढा था? मैंने मलिक की तरफ देखा। वो आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। सवाल हमारे कम्युनिकेशंस ऑफिसर से कीजिए। मैं 2 दिनों से उन्हीं से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, मुझे बस सच्चाई चाहिए। आई एम बेथनी वू, एंकोरेज डेली न्यूज। मैं इस पार्क में हुई गुमशुदगियों पर रिसर्च कर रही हूं और आंकड़े मेल नहीं खा रहे। 10 साल में 23 लोग गायब हुए हैं और आपका आधिकारिक बयान है कि यह सिर्फ जमीन और मौसम की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने पूरे अलास्का में हाइकिंग की है। मुझे दूसरे पार्कों के आंकड़े पता हैं। गेट्स ऑफ द आर्कटिक में मिसिंग पर्सन्स की दर 3 गुना है और लगभग सभी सर्दियों में गायब होते हैं।
औरोरा सीजन में। सर्दियों में मौसम खराब होता है, मलिक ने सपाट आवाज में कहा। लोग जोखिम लेते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और टोयोवॉस्की, आपका सहकर्मी जो 2015 में गायब हुआ था, उस रात सोलर स्टॉर्म था, औरोरा सिएटल तक दिखाई दे रहा था और वो बस अपनी पोस्ट से चला गया और गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई सुराग। मेरी सांस अटक गई। उसे टोयो के बारे में पता था। मलिक का जबड़ा सख्त हो गया। रेंजर टोयो के मामले की अभी भी जांच चल रही है। क्या सच में अभी भी जांच चल रही है? क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते उसकी पत्नी से बात की थी। उसने कहा कि पार्क सर्विस ने उसे सवाल पूछने से मना किया है। कहा गया कि उसका पति व्हाइट आउट में भटक गया, जबकि उस रात कोई तूफान भी नहीं था, बस साफ आसमान में वो रोशनियां थीं। तभी हमारे पीछे दरवाजा खुला। वेरा पीछे के ऑफिस से बाहर आई। उसका चेहरा सख्त और अनुभवी दिख रहा था। वो कद में छोटी थी, मुश्किल से 5 फुट 2 इंच, लेकिन अधिकार किसी हथियार की तरह ढोती थी। मिस वू, मैं रेंजर अनाको हूं, स्टेशन चीफ। आप एक सक्रिय सर्च ऑपरेशन में दखल दे रही हैं। यहां कोई सर्च नहीं चल रही है। आपका पूरा स्टाफ यहां है, मैंने देख लिया। तो आप ट्रेसपास कर रही हैं। ये एक फेडरल फैसिलिटी है। बैथनी की आंखें सिकुड़ गई। आप कुछ छुपा रहे हैं और मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है। वो 3 हाइकर्स असल में हैं कहां? क्योंकि फेयरबैंक्स मेमोरियल में उनके जैसे किसी को भी भर्ती करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वेरा जरा भी नहीं हिली। आपको अभी जाना होगा। अगर सवाल हैं तो सही चैनल से कीजिए। मैं करूंगी और खोज जारी रखूंगी। यहां जो भी हो रहा है लोगों को जानने का हक है। वो मुड़ी और बाहर की ओर चल पड़ी। उसके पीछे 2 और पत्रकार थे जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। दोनों जवान थे, कैमरा इक्विपमेंट उठाए हुए थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। दरवाजा जोर से बंद हुआ और हमने खिड़की से देखा वो सफेद एसयूवी में बैठकर चले गए। वेरा ने धीरे से सांस छोड़ी। मलिक, घर जाओ, थोड़ा सो लो। क्या ये एक आदेश है? उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी माफी थी। फिर उसने सर हिलाया और साइड वाले दरवाजे से निकल गया। वेरा मेरी तरफ मुड़ी। मेरे ऑफिस में आओ अभी। मैं उनके पीछे पीछे संकरे गलियारे से उनके वर्क स्पेस तक गया। जगह छोटी थी लेकिन भरी हुई थी। कमरे की दीवारें नक्शों, ड्यूटी रोस्टर्स और मौसम की रिपोर्ट से ढकी हुई थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मेज से टिक गई। फोन पर आवाज ने ठीक ठीक क्या कहा, मुझे सब कुछ बताओ। मैंने एक एक शब्द दोहरा दिया। हार्वेस्टिंग की चेतावनी, समय खत्म होने वाली बात, जिस तरह टोयो ने कहा कि वो घर पर है, कि वहां सब कुछ बहुत खूबसूरत है। वेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हार्वेस्टिंग कहा? हां, क्यों? उसने दराज से एक फोल्डर निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। उसके अंदर पुराने रिपोर्ट्स की फोटोकॉपीज थी। कुछ तो 1970 के दशक की थी। इंसिडेंट रिपोर्ट्स, सब पर फीके लाल स्टैंप में क्लासिफाइड लिखा था। यह स्टेशन 1973 से औरोरा से जुड़ी गुमशुदगियों पर नजर रख रहा है। हर सर्दी में हाई सोलर एक्टिविटी के दौरान लोग गायब हो जाते हैं। कभी हाइकर्स, कभी स्थानीय लोग और कभी हमारे अपने रेंजर्स। सरकार जानती है, दशकों से ट्रैक कर रही है। लेकिन क्यों, किस वजह से, हमें नहीं पता। लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं। घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। पहले साल में 1-2 होते थे। पिछली सर्दी में 8 लोग गायब हुए हैं और इस साल अब तक 5 गायब हो चुके हैं, जबकि दिसंबर को अभी 3 हफ्ते ही हुए हैं। वो एक और दस्तावेज निकालती है। अलास्का का नक्शा, जगह जगह पर लाल बिंदु थे। सबसे घना क्लस्टर गेट्स ऑफ द आर्कटिक के आसपास है, लेकिन पूरे राज्य में और भी फैले हुए हैं, सैकड़ों जगह। औरोरा सिर्फ रोशनी नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो सीख रहा है, ढल रहा है
और मुझे लगता है टोयो को पता लग गया था कि वो क्या है। तो फिर वो है कहाँ? उसने मुझे ऐसी आंखों से देखा जिनमें बहुत बोझ था। मुझे लगता है वो उस पार चला गया है जहां वो रोशनियां ले जाती हैं, और तब से हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। वेरा ने मेज पर एक घिसी पिटी चमड़े की डायरी सरकाई। उसके कवर पर पानी के दाग थे, पन्ने नमी से मुड़े हुए थे। यह टोयो का पर्सनल लॉग है। उसके गायब होने के 3 दिन बाद उसकी गाड़ी में मिला। इसकी लास्ट एंट्री पढ़ो। मैंने निशान लगा हुआ पेज खोला। लिखावट जल्दबाजी वाली थी, लगभग घबराई हुई थी। 18 दिसंबर 2015। आज रात पुष्टि हो गई। ऑरोरा में दिखने वाली आकृतियां रैंडम नहीं हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। मैं हफ्तों से उन्हें देख रहा हूं, उनकी हरकतों को चार्ट कर रहा हूं, और उनमें एक पैटर्न है। जब रोशनी धड़कती है वो जवाब में धड़कती हैं। जब मैं स्पॉटलाइट डालता हूं वो अपनी जगह बदल लेती हैं। उन्हें हमारे बारे में पता है, और उससे भी ज्यादा वो हमें खींच रही हैं। शरीर को नहीं, चेतना को। ज्यादा देर देखने पर मैं महसूस कर सकता हूं जैसे किसी चट्टान के किनारे खड़े होकर कूदने का मन हो रहा हो, जैसे वो बुला रही हो, जैसे दूसरी तरफ से कोई फुसफुसा रहा हो कि मैं वहीं का हूं। मैंने अलास्का यूनिवर्सिटी की डॉक्टर हेलेना स्ट्रैंड से बात की। वो इन गुमशुदगियों पर अलग से रिसर्च कर रही हैं। उनकी थ्योरी कहती है कि ऑरोरा कभी कभी डायमेंशनल रिफ्ट्स बनाती है, दरारें बनाती है, अंतरिक्ष में दरारें, जहां हमारी वास्तविकता किसी दूसरी पृथ्वी से छूती है। एक पैरेलल वर्ल्ड जहां बर्फीला युग कभी खत्म नहीं हुआ, जहां विकास ने अलग रास्ता लिया है। उनका मानना है वहां जो भी रहता है वो इधर हाथ बढ़ाकर लोगों को खींच लेता है। और सरकार जानती है, 1960 के दशक से, जब मैग्नेटोस्फीयर की गड़बड़ियों पर रिसर्च शुरू हुई थी। लेकिन वो इसे ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना अंदाजा लगा सकते हैं, और ना ही रोक सकते हैं। तो वो इसे दबा देते हैं। हमें पागल कहते हैं, परिवारों से कहते हैं कि वो बस खो गए हैं। मुझे क्लासिफाइड फाइल्स में कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ऐसी जगह जहां गुमशुदगियां ज्यादा होती हैं। गेट्स ऑफ द आर्कटिक, प्रूडो बे, बैरो, पूरे ऑरोरा जोन में। और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। पहले ये सब रैंडम था, लेकिन अब ये सिस्टमैटिक है, जैसे वो सीख रहे हों कि बेहतर तरीके से उस पार कैसे पहुंचा जाए। अगले सोलर स्टॉर्म में मैं नूगट क्रीक जाऊंगा, उपकरण, कैमरे, सेंसर सब ले जाऊंगा। अगर सच में हमारी दुनिया में कोई दरार है तो मैं उसके सबूत लाऊंगा, साबित करूंगा, सरकार को मानने पर मजबूर करूंगा। और अगर मैं वापस ना आऊं तो वेरा से कहना मुझे अफसोस है। उसे बताना कि नियम काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें पूरी तरह माना जाए। और उसे रूल नंबर 6 के बारे में जरूर बताना, जो मैंने अभी अभी समझा है। यहीं पर एंट्री खत्म हो जाती है। रूल नंबर 6 क्या है? मैंने पूछा। वेरा ने वही प्रोटोकॉल शीट निकाली जो मैंने टोयो की मेज से ली थी। उसने उसे पूरी तरह खोला। पीछे कुछ लिखा हुआ था जो मैंने नहीं देखा था। रूल नंबर 6, अगर आपको लगातार सुनाई देने वाली चीजें महसूस हों, आवाजें जो आपका नाम पुकारें, खाली कमरों में फुसफुसाहट सुनाई दे, या हवा में बहता हुआ गाने जैसा स्वर आए, तो सोर्स को मत ढूंढना। ये इको लोकेशन की कोशिशें हैं। वो आपकी चेतना का नक्शा बना रहे हैं। तुरंत अंदर जाओ और वाइट नॉइज चलाओ, जैसे टीवी का स्टैटिक, रेडियो स्टेशनों के बीच की आवाज, या किसी मशीन की गूंज। वो भी कम से कम 30 मिनट तक। और आवाजें बंद होने तक सोना मत। रूल नंबर 7, किसी भी हालत में अगर कोई आपको घर ले जाने की पेशकश करे तो जवाब मत देना। घर यही है, घर दक्षिण में है। ऑरोरा के पार गर्मी, रोशनी, परिवार या अपनापन देने का वादा सरासर झूठ है। उन्हें घर का मतलब नहीं पता। उन्हें बस ये पता है
कि आप उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। मुझे याद आया फ्रिजिड क्रैग्स की वो बिना साए वाली आकृति वही शब्द इस्तेमाल कर रही थी, घर। अपने गायब होने से ठीक पहले उसने ये रूल्स जोड़े थे और मेज पर रख गया था, एक नोट के साथ कि इन्हें प्रोटोकॉल में जोड़ देना। हमें तब तक समझ नहीं आया जब तक बाकी रेंजर्स ने वही चीजें बतानी शुरू नहीं की। आवाजें, ऑफर, हमेशा वही वादा, घर आ जाओ। तो नोगट क्रीक पर क्या हुआ? क्या उसने वो दरार ढूंढ ली? हमें नहीं पता। सर्च एंड रेस्क्यू को उसका सामान 1/4 मील तक बिखरा मिला। कैमरे टूटे हुए थे, सेंसर चकनाचूर थे और उसके पैरों के निशान। ये बोलते हुए वो रुक गई। वो निशान उत्तर की ओर पहाड़ों में गए, एकदम सीधे, जैसे किसी मकसद की ओर जा रहे हों, और फिर अचानक रुक गए, जैसे वो शून्य में कदम रखकर गायब हो गया हो। लेकिन हम अब भी उसे सुनते हैं, फोन कॉल्स के जरिए। अब तक 3 बार सुन चुके हैं, हमेशा बड़े ऑरोरा इवेंट्स के दौरान, और हमेशा रहस्यमय चेतावनियां मिलती हैं। पहली बार उसके गायब होने के 6 महीने बाद उसने कहा था कि हार्वेस्ट शुरू हो चुका है। दूसरी बार पिछले साल मैसेज मिला, उसने कहा कि वो अपना तरीका बेहतर बना रहे हैं। यह अब तीसरी बार है। मैं कुर्सी से टिक गया, इतना कुछ समझने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर स्ट्रैंड, क्या वो अब भी इस पर काम कर रही हैं? वो 4 महीने पहले गायब हो गई। लेक्चर के बाद एक रात ऑफिस से निकली और कभी घर नहीं पहुंची। उसकी कार क्लियरी समिट पर मिली। दरवाजे खुले थे, इंजन चालू था। एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में वो रात 9 बजे पेट्रोल भरवाती दिखी, एकदम बेचैन सी, कैमरे से बाहर किसी से बात करती हुई। जब अटेंडेंट ने पूछा कि सब ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तर जाना है, कि उन्हें अब समझ आ गया है सुरक्षित तरीके से पार कैसे जाना है। उनके रिसर्च नोट्स भी उनके साथ गायब हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी के सब सील करने से पहले मैंने उनके शुरुआती काम की कॉपियां निकाल ली। वेरा ने एक मोटा बाइंडर निकाला। वो इसे कॉन्शियसनेस ट्रांसफर थ्योरी कहती हैं। उनका कहना था कि ऑरोरा डायमेंशंस के बीच वीक पॉइंट्स बनाती है और दूसरी तरफ के प्राणी उन्हें इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। वो रोशनी के जरिए संकेत भेजते हैं, खास वेवलेंथ पर, जो इंसानी न्यूरल पैटर्न से मेल खाती हैं। जब कोई इंसान काफी देर तक इसके संपर्क में रहता है तो वो ग्रहणशील हो जाता है, बुलावे के लिए कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने एक डायग्राम दिखाया, दिमागों की तरंगों का डायग्राम। ये उन लोगों की ईईजी रीडिंग्स हैं जिन्होंने ऑरोरा से जुड़ी चीजें रिपोर्ट की। थीटा वेव का उछाल देखो, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो डीप मेडिटेशन से जुड़ी होती है और सम्मोहन से। उनके दिमाग रेडियो डायल की तरह ट्यून किए जा रहे थे, किसी ऐसी चीज को पकड़ने के लिए जिसे हमें सुनना ही नहीं चाहिए था। मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। एक ठंडा सा एहसास पेट में ऐसे फैलने लगा जैसे पानी गिरकर हर तरफ बह गया हो। वो 3 हाइकर्स, उनकी आंखें चमक रही थी, पुतलियां रोशनी लौटा रही थी, तब भी जब वो आसमान से नजर हटा लेते थे। वो परमानेंट ट्यून हो चुके हैं। उनकी चेतना आधा रास्ता पार कर चुकी है। शरीर यहां है पर दिमाग वहां है। वो चलते फिरते वैसल बन चुके हैं। क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? हमें नहीं पता। उस हालत तक पहुंचने के बाद कोई कभी वापस नहीं आया। वो हमेशा उत्तर की तरफ जाते हैं, हमेशा नोगट क्रीक के पार गायब हो जाते हैं। और फिर उनकी आवाज धीमी पड़ गई। फिर हम उन्हें रोशनी में देखते हैं, हफ्तों बाद, महीनों बाद, ऑरोरा में खड़ी आकृतियां जो हमें देखती रहती हैं, इंतजार करती रहती हैं, जैसे हमें दिखा रही हों कि दूसरी तरफ क्या है और हमें साथ आने के लिए बुलाती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हम दोनों उछल पड़े। जूनियर रेंजर्स में से एक, टॉमी वसीला ने दरवाजे के अंदर सर डाला। वो जवान था, मुश्किल से 25 का, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ था।
सॉरी, लेकिन एक सिचुएशन है। वो पत्रकार जो पहले गई थी वो अपनी टीम के साथ एक्सेस रोड पर वापस आ गई है। उसने कैमरे लगाए हुए हैं और कुछ शूट कर रहे हैं। क्या शूट कर रहे हैं? आसमान को। और औरा पागल हो गया है, अब तक का सबसे तेज। और अभी सिर्फ रात के 8 बजे हैं। हम दौड़कर बाहर निकले। पूरा स्टाफ वहीं था और सब ऊपर देख रहे थे। और औरा क्षितिज से क्षितिज तक आसमान भर रहा था। अब सिर्फ रोशनी के रिब्बन नहीं थे, बल्कि रोशनी के विशाल पर्दे धड़कते हुए लहरा रहे थे। हरा बैंगनी में घुला हुआ था और बैंगनी नीले में, ऐसे रंग जो होने ही नहीं चाहिए थे। वो रंग लहरों में मिलते और फिर अलग हो जाते, और उस रोशनी के भीतर सीधे देखे बिना भी साफ साफ आकृतियां दिख रही थी। सैकड़ों हजारों आकृतियां जो एक कतार में खड़ी थी, हाथ ऊपर करके सब दक्षिण की ओर हमारी तरफ इशारा कर रही थी। बैथनी वू पार्किंग एरिया में अपनी कैमरा टीम के साथ खड़ी थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। क्या तुम लोग ये देख रहे हो? कहो कि तुम सबको ये दिख रहा है। तभी वेरा ने चिल्लाकर कहा कि अंदर जाओ। अंदर? क्या तुम पागल हो? ये सदी की सबसे बड़ी स्टोरी है। रोशनी में लोग हैं, इंसानी आकृतियां हैं। तभी उसके एक कैमरामैन ने कैमरा नीचे किया। उसका चेहरा ढीला पड़ गया। मैं उन्हें सुन पा रहा हूं। क्या तुम सुन पा रहे हो? वो गा रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। उसके शब्द मुझे चीरने लगे, क्योंकि मैं भी उन्हें सुन पा रहा था। कानों से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर आवाजों का एक समूह गूंज रहा था। हर एक आवाज बुला रही थी, नेट हलब्रुक, घर आ जाओ, आकर देखो जो हमने देखा है। यहां बहुत खूबसूरत है। अब ठंड नहीं है, अब डर नहीं है, बस रोशनी है, हमेशा नाचती हुई, हमेशा गर्म। कैमरामैन ने अपना सामान गिरा दिया और उत्तर की ओर चल पड़ा। बैथनी ने उसका हाथ पकड़ा। जेक रुको, कहां जा रहे हो? और उसने उसे बड़ी आसानी से धक्का दे दिया। उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। वो बर्फ में गिर गई और वो चलता रहा, एकदम स्थिर और एक लक्ष्य के साथ। पार्किंग लॉट से आगे, जनरेटर शेड से आगे, ट्री लाइन की ओर, और उससे आगे पहाड़ों की तरफ, न्यूगेट क्रीक की तरफ। कोई उसे रोको, प्लीज कोई उसे रोको, बैथनी ने चीख कर कहा। इक्विपमेंट शेड से मलिक दौड़ता हुआ आया और 20 गज दूर जाकर उसने जेक को पकड़ लिया और दोनों उलझकर जमीन पर गिर पड़े। जेक लड़ने लगा, छटपटाने लगा, नौचने लगा, लेकिन मलिक ने उसे काबू में कर लिया। रस्सी लाओ और इसे बांधो। मैं मदद के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे पैर भारी लग रहे थे। पूरा शरीर बोझिल था। आवाजें और तेज हो रही थी और जिद्दी हो रही थी। मैंने ऊपर देखा। ऊपर मत देखो, रूल नंबर 1। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। औरोरा की आकृतियां अब हिल रही थी। वो चल नहीं रही थी, वो उतर रही थी और नीचे आ रही थी। 2 मील उत्तर में रोशनी जमीन को छू रही थी। शायद दूरी उससे भी कम थी। रंगों और आकृतियों की एक दीवार दक्षिण की ओर बढ़ रही थी, हमारी तरफ। वेरा ने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे घुमा दिया। उधर मत देखो नेट, नजर के कोनों से देखो। नेट, मुझ पर ध्यान दो। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पीछे बैथनी की टीम के 2 और लोग उत्तर की ओर चल पड़े थे। कोई रो रहा था, कोई अजीब तीखी हंसी हंस रहा था। टॉमी और मैं जेक को घसीटते हुए बिल्डिंग की ओर ले गए और मलिक उन 2 पत्रकारों को पकड़ने लगा जो उत्तर की ओर चल पड़े थे। अब वो लड़ नहीं रहे थे, बस उसी डरावनी दृढ़ता से चलते जा रहे थे। उनके चेहरे ढीले थे और आंखें हरी रोशनी लौटा रही थी। बैथनी वो हमारे पीछे पीछे आई और जवाब मांगने लगी।
लेकिन किसी के पास समय नहीं था। वेरा ने चिल्लाकर कहा, उन्हें इक्विपमेंट रूम में बंद करो। खिड़कियां छोटी हैं, दरवाजे मजबूत हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप लोगों को ऐसे कैद नहीं कर सकती। तभी बैथनी ने चिल्लाकर कहा, तुम बस देखती रहो, मैं इन्हें कैसे बंद करती हूं। वेरा पहले ही हरकत में थी। पत्रकारों को ऐसे हाँक रही थी जैसे मवेशी हो। क्या तुम भी उनके साथ जाना चाहती हो? एक काम करो, बहस करती रहो, वरना अंदर आओ और खिड़कियों से दूर रहो। औरोरा की दीवार अब 300 गज दूर थी। मैं उसे साफ देख सकता था। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि ठोस बनावट थी। अंदर की आकृतियां परछाइयां नहीं थी, वो साफ साफ दिख रही थी। चेहरे, शरीर, कपड़े तक दिख रहे थे, और सब के सब जलती हुई आंखों से दक्षिण की ओर घूर रहे थे। हमने जेक और बाकी लोगों को इक्विपमेंट रूम में बंद कर दिया। वो दरवाजों पर धक्के मारते रहे, लकड़ी नोचते रहे, ऐसे शब्द बुदबुदाते रहे जो किसी भाषा के नहीं थे। जेक के नाखूनों से खून बह रहा था। टॉमी ने पूछा, ये सब कब तक चलता रहेगा? वेरा ने धीरे से कहा, यह रुकेगा नहीं। जब वो इतनी दूर आ चुके हों तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम बस उन्हें तभी रोक सकते हैं। कब? बैथनी ने बीच में टोका। वो पीली पड़ चुकी थी, लेकिन संभली हुई थी, लेकिन फिर भी फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। जब तक वो गायब ना हो जाएं, जब तक उस रोशनी में जो हैं उन्हें ले ना जाएं। वेरा उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, तुम सच्चाई चाहती थी ना? ये रही सच्चाई। वो रोशनी एक दरवाजा है। हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दरार है। दूसरी तरफ कुछ है जो दशकों से लोगों को खींच रहा है, शायद सदियों से। हमें नहीं पता वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक बार किसी ने बुलावा सुन लिया, एक बार वो उत्तर की ओर चल पड़ा, तो वो लौटकर नहीं आता। तो आप लोग मदद बुलाओ, सेना, वैज्ञानिक, कोई तो हो जो। कोई क्या करेगा? आसमान पर गोली चलाएगा? सरकार को सब पता है, 50 सालों से पता है। डॉक्यूमेंट करने और चीजों को दबाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बैथनी का चेहरा सख्त हो गया। तो मैं दुनिया को बताऊंगी, अगर लोग मर रहे हैं, वो मर नहीं रहे, और यही सबसे बुरी बात है। वेरा की आवाज टूट गई। वो जिंदा हैं, होश में हैं, जागरूक हैं, बस कहीं और हैं, और उन्हें वहां अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यही टोयो ने कहा था। जब भी हम उन्हें सुनते हैं, सब यही कहते हैं कि वो खुश हैं। तभी बिल्डिंग से आई एक चीख ने माहौल को चीर दिया। हम कॉमन रूम की ओर भागे, जहां 4 और रेंजर्स रेडियो के पास खड़े थे। स्पीकर से स्टैटिक की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके नीचे और भी आवाजें थीं। कई आवाजें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी, एक साथ बोल रही थी। वेरा, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? सुन पा रही हो? मैं टोयो हूं, मैं हेलेना हूं। हम वो सब हैं जिन्हें तुमने खोया है। हम यहां हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। एक बार आकर देखो, प्लीज घर आ जाओ। वेरा का कांपता हुआ हाथ रेडियो डायल की ओर बढ़ा। टोयो? हां, मैं यहां हूं। हम सब यहां हैं। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो वेरा। ये मौत नहीं है, ये परिवर्तन है, ये इवोल्यूशन है। अब हम पहले से ज्यादा हैं, इंसानों से भी ज्यादा, सीमाओं से परे। तुम हो कहां टोयो? उत्तर, हमेशा उत्तर, पहाड़ों के पार, बर्फ के पार, तुम्हारी दुनिया के किनारे के पार, हमारी दुनिया में। यह बहुत खूबसूरत है वेरा। आसमान कभी नाचना बंद नहीं करता, ठंड हमें छू नहीं सकती। अब हम रोशनी का हिस्सा हैं, इस प्रवाह का हिस्सा हैं। तभी टॉमी ने रेडियो का प्लग खींच दिया और वो आवाज कट गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। 2 रेंजर्स रो रहे थे।
एक हल्का सा हंस रहा था, शून्य को घूर रहा था। मलिक ने घड़ी देखी, 8:47 हो रहे थे। सोलर मैक्सिमम 9:15 पर पहुंचेगा। अगर वो दीवार इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 20 मिनट में हम तक पहुंच जाएगी। मलिक की ये बात सुनकर वेरा ने कहा, हमें इलाका खाली करना होगा। सब लोग ट्रक्स में बैठो, हम दक्षिण की ओर चलेंगे जब तक सुरक्षित ना हो जाएं। और जिन्हें हमने बंद किया है उनका क्या? बैथनी ने पूछा। वो भी हमारे साथ आएंगे, जरूरत पड़ी तो बेहोश करके। हम तेजी से हरकत में आए। टॉमी और एक और रेंजर मेडिकल सप्लाई पर टूट पड़े और भालुओं को बेहोश करने वाली दवाओं से भरी सिरिंज लेकर लौटे। इक्विपमेंट रूम के दरवाजे के भीतर जेक अब भी नोच रहा था, अब भी करहा रहा था। उसकी उंगलियां अब कच्ची ठूंठ बन चुकी थीं। फटे मांस के बीच से हड्डियां झलक रही थीं। हमने तीनों पत्रकारों को बेहोश कर दिया और उन्हें उठाकर ट्रक्स तक ले गए। बेहोशी में भी उनकी आंखें खुली हुई थीं, खिड़कियों से औरोरा को देख रही थी। हल्की सी चमक के साथ पुतलियां फैली हुई थीं। हमने उन्हें शवों की तरह ट्रक में डाला। मलिक ने एक ट्रक स्टार्ट किया और टॉमी ने दूसरा। वेरा तीसरे ट्रक में बैठी। नेट, तुम मेरे साथ आओ, बाकी लोग अलग अलग बैठ जाओ। एक्सेस रोड पर साथ में चलेंगे, कोई किसी भी चीज के लिए नहीं रुकेगा। मैं हिलता उससे पहले ही बैथनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी टीम का क्या? वो दूसरा कैमरामैन, वो अंदर वापस नहीं आया। मैं उसके बारे में भूल गया था। एक चौथा इंसान भी था। मैंने आसपास देखा। 200 गज उत्तर में एक आकृति खड़ी दिखी जो औरोरा की दीवार के सामने काली परछाई बनकर खड़ी थी। उसके कंधे पर कैमरा था और वो अब भी शूट कर रहा था, जबकि रोशनी उसके ऊपर मंडरा रही थी। मैंने कहा, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, वो डेविड है, 23 साल का है, उसकी एक मंगेतर है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं उसे रोक पाता उससे पहले ही वो दौड़ पड़ी। सीधे बर्फ में उसका नाम चिल्लाती हुई भागने लगी। मैं उसके पीछे दौड़ा। बर्फ पर मेरे जूते फिसल रहे थे। औरोरा की दीवार 100 गज दूर थी, नहीं, सिर्फ 50 गज दूर थी। तापमान अचानक बढ़ गया था। अब ठंड नहीं थी, अब गर्मी लग रही थी, लगभग तपती हुई गर्मी। हवा में ओजोन की गंध थी और कुछ मीठा सा था, जैसे ऐसे फूल जो होते ही नहीं। आवाजें अब हर जगह थी, सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, मेरे चारों ओर, जो सीधे उस रोशनी से आ रही थी। नेट नथालियन हलब्रुक, उम्र 32, जूनों में जन्म हुआ। हमेशा अलग थलग महसूस किया, हमेशा अपनापन ढूंढता रहा। हम वो दे सकते हैं, हम तुम्हें पूरा कर सकते हैं। वो मुझे जानते थे, मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। बैथनी डेविड तक पहुंच गई, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस शूट करता रहा। कैमरा रोशनी की आकृतियों पर टिका हुआ था। बैथनी ने उसका कंधा पकड़ा और पीछे खींचने की कोशिश की। उसने बिना देखे उसे धक्का दे दिया और वो बर्फ में गिर पड़ी। मैं उनसे 10 गज दूर था जब औरोरा की दीवार उनके ऊपर पहुंच गई। वो डेविड के ऊपर से लहर की तरह गुजरी और एक पल के लिए वो अंदर से चमक उठा। उसका शरीर पारदर्शी हो गया, हर हड्डी, हर अंग साफ साफ दिख रहा था। फिर रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और वो गायब हो गया। जहां वो खड़ा था वहां अब सिर्फ खाली बर्फ थी। उसका कैमरा बर्फ में पड़ा हुआ था और अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। बैथनी चीखने लगी और मैंने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे खींचा। औरोरा की दीवार रुक गई, हमसे सिर्फ 15 फुट की दूरी पर। हरे प्रकाश की एक खड़ी दीवार चेहरों से भरी हुई थी। मैं डेविड को अब उनमें खड़ा हुआ देख सकता था। कैमरा उसके बगल में था। उसने बैथनी की ओर देखा और उसके होंठ हिलने लगे। थैंक यू, मुझे जाने देने के लिए धन्यवाद।
यहां सब परफेक्ट है। उसका चेहरा आनंद से भरा हुआ था। बैथनी सिसकने लगी, मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। डेविड, नहीं डेविड, वापस आओ। लेकिन वो मुड़ गया और रोशनी के अंदर और गहराई में बाकियों के साथ चला गया। अब मैं सबको साफ देख सकता था। सैकड़ों, शायद हजारों, सब अलग अलग दिशाओं की ओर एक जैसे परिदृश्य में चल रहे थे, जो हमारी दुनिया से अलग था। हरे आसमान के नीचे जमी हुई धरती थी, बर्फ के पहाड़ थे जो अंदर से चमक रहे थे, और दूर कुछ विशाल था, जैसे औरोरा से बना शहर हो। हमें चलना होगा, मैंने हाफते हुए कहा और बैथनी को घसीटने लगा। तभी ट्रक का हॉर्न गूंजा। वेरा ड्राइवर सीट से चिल्ला रही थी, अभी के अभी अंदर आओ। हम दौड़ने लगे और औरोरा की दीवार हमारे पीछे नहीं आई, बस वहीं रही। हम वेरा के ट्रक में कूद गए और उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। हम रॉकेट की तरह बाकी ट्रक्स के पीछे एक्सेस रोड पर भागे। मैंने पीछे की खिड़की से देखा, औरोरा की दीवार अब पीछे हट रही थी, उत्तर की ओर बह रही थी, अपनी फसल अपने साथ ले जा रही थी। जेक और बाकी दो बेहोश पत्रकार ट्रक के पीछे तड़प रहे थे। उनके शरीर ऐंठ रहे थे, मुंह खुले हुए थे और बिना आवाज के चीख रहे थे। उनकी आंखों में चमक और तेज हो रही थी। वो नहीं बचेंगे, मलिक ने रेडियो पर कहा। बेहोशी में भी बुलावा बहुत ताकतवर है। वेरा की उंगलियां स्टीयरिंग पर सफेद पड़ चुकी थी। चेक पॉइंट कितनी दूर है? 30 मील, लेकिन 9:15 से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे ऊपर आसमान सामान्य था, सितारों से भरा हुआ था, लेकिन हमारे पीछे पूरा उत्तरी क्षितिज रोशनी से जल रहा था। 10 मिनट हम खामोशी में चलते रहे। बैथनी कांप रही थी, फोन को घूर रही थी। डेविड का वीडियो लूप पर चल रहा था, रोशनी के ले जाने से पहले के आखिरी पल। मैंने कहा, मुझे अफसोस है। ऐसा मत कहो। उसकी आवाज खाली थी। प्लीज कुछ मत बोलो। तभी रेडियो चरमराने लगा, लेकिन वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। टोयो की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार अलग, एकदम बेचैन। वेरा, अगर तुम सुन पा रही हो, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। हार्वेस्ट तेज हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत तेज। बैरियर कमजोर पड़ रहा है। जल्द ही उन्हें पार आने के लिए औरोरा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी कभी भी पहुंच जाएंगे। तुम्हें फोकल पॉइंट्स नष्ट करने होंगे, वो जगह जहां डायमेंशनल मेम्ब्रेन सबसे पतला है। मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूं। स्टैटिक की आवाज आई और उसके बाद अंकों की एक श्रृंखला आई। वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे। वेरा ने पेन उठाया और हथेली पर बेतहाशा लिखने लगी। टॉमी, मलिक, तुम सुन रहे हो? हाँ, हम सुन रहे हैं। 5 लोकेशंस हैं, सबकी सब पार्क के अंदर की हैं। सब नोगट क्रीक के उत्तर में हैं। लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स पर है क्या? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर टोयो कहता है कि इन्हें नष्ट करना होगा तो हम नष्ट करेंगे। तभी हमारा पीछे वाला ट्रक डगमगाने लगा। मैंने पीछे की खिड़की से देखा, टॉमी का नियंत्रण छूट रहा था। उसने ट्रक को जरूरत से ज्यादा मोड़ दिया और सीधे बर्फ के ढेर में घुस गया। गाड़ी झुकी और रुक गई। वेरा ने जोर से ब्रेक लगाए और हम सब बाहर कूदे। टॉमी चकराता हुआ ड्राइवर सीट से निकला, लेकिन ठीक था। लेकिन पीछे बैठे 2 रेंजर्स, वो गायब थे। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और उनके पैरों के निशान उत्तर की ओर जंगल में जा रहे थे। टॉमी ने हाफते हुए कहा, वो होश में आए थे और घर जाने की चीख मारने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा कंट्रोल छूट गया। तभी रात को चीरती हुई एक हाउल सुनाई दी। वो इंसानी नहीं थी, पूरी तरह नहीं।
पेड़ों के बीच से आंखें चमकने लगी। धड़कती हुई हरी रोशनी, कई जोड़ी रोशनियां। लापता रेंजर्स वहां बाहर थे और अब वो अकेले नहीं थे। औरोरा की दीवार की आकृतियां हमारे पीछे दक्षिण तक आ गई थी। वेरा ने चिल्लाकर कहा, ट्रक में वापस बैठो, उन्हें छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। लेकिन हम ऐसे कैसे छोड़ दें? टॉमी ने कहा, वो जा चुके हैं, अब वो नहीं है। जंगल में आंखें बढ़ती जा रही थी। 6 जोड़ी आंखें, फिर 1 दर्जन। वो फैल रही थी, हमें घेर रही थी। फिर उनमें से एक हेडलाइट्स में आगे आई। वो रेंजर जेमसन थी। उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ थी और उसका चेहरा एकदम गलत था। उसके नैन नक्श थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी थी, जैसे बच्चे की बनाई इंसान की तस्वीर हो। उसकी आंखें उसी हरी चमक से धड़क रही थी। तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। कई आवाजें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। समूह में पार जाना आसान होता है, हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी मलिक ने अपनी राइफल उठाई। पीछे रहो, बंदूकें काम नहीं आएंगी। हम असल में यहां हैं ही नहीं, ये तो बस एक प्रोजेक्शन है। असली हम पहले ही घर पहुंच चुके हैं। उसने अपना सर ऐसे कोण पर झुकाया जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। लेकिन तुम ये जानते हो मलिक पेट्रोव, हफ्तों से रात में अपने बेडरूम में हमें सुन रहे हो। दीवारों की वेंट से आती फुसफुसाहटें। हमें पता है तुम अपने भाई को फिर से देखना चाहते हो। मलिक के हाथ कांपने लगे। उसका भाई 5 साल पहले एक हादसे में मर गया था। तभी वेरा ने फुसफुसाकर कहा, इनकी बात मत सुनो मलिक। रूल नंबर 7 याद रखो। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते। हमें छल का मतलब समझ नहीं आता। तुम्हारा भाई हमारे साथ है, ग्रेगोवी पेट्रोव। 2020 के तूफान के दौरान इस पार आया था। वो तुम्हारे बारे में पूछता रहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि अब उसे दर्द नहीं है। तभी मलिक ने हवा में गोली चला दी। चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। धमाके की गूंज पेड़ों में फैल गई। जेमसन का चेहरा पहनी हुई आकृति जरा भी नहीं हिली। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। हिंसा दिलचस्प होती है, हम अभी इसके बारे में समझ रहे हैं। हमारी दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। सारी चेतना नदी की तरह एक साथ बहती है। अब कोई ये सवाल नहीं करेगा कि तुम कहां के हो। मैंने मलिक का कंधा पकड़ा और उसे ट्रक की ओर खींचा। इन्हें इग्नोर करो मलिक, ये बस तुम्हारा रिएक्शन चाहते हैं। जंगल से और आकृतियां निकलने लगी। मैंने हमारे स्टेशन के 2 और रेंजर्स को पहचान लिया। एक औरत जो हाइकिंग गियर में थी, शायद पिछले महीने लापता हुई थी, और एक आदमी जिसने दशकों पुराना गियर पहन रखा था। उसकी दाढ़ी पर बर्फ जम रही थी, जबकि उसके शरीर से गर्मी निकल रही थी। सब घूर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हम सब ट्रकों में कूदे और दरवाजे जोर से बंद किए। वेरा ने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक बर्फ पर फिसलता हुआ सड़क पर लौट आया। उन आकृतियों ने हमारा पीछा नहीं किया, बस वहीं खड़ी देखती रहीं। हम तेजी से दूर जा रहे थे और उनकी आंखें हमारा पीछा करती रहीं जब तक हम मोड़ से ओझल नहीं हो गए। वो चीजें आखिर थी क्या? पीछे की सीट से बैथनी ने हांफते हुए पूछा। वो अब भी फोन पकड़े हुए थी, उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। वेरा ने कहा, वो प्रोजेक्शंस थे, उन लोगों की गूंज जो उस पार चले गए हैं। फोकल पॉइंट्स के पास ये प्रकट हो सकते हैं जब डायमेंशनल बैरियर कमजोर पड़ जाता है। आमतौर पर रोशनी में बस आकृतियां होती हैं, लेकिन आज रात वो ठोस हैं। हम अगले 20 मील तक तनावपूर्ण खामोशी में चलते रहे। औरोरा उत्तरी क्षितिज तक सिमट गया था,
लेकिन अब भी सामान्य से ज्यादा चमकीला था। दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। मलिक के ट्रक के पीछे जेक अब भी तड़प रहा था। बंधन के बावजूद उसका शरीर ऐंठ रहा था। वेरा ने सड़क के चौड़े हिस्से में ट्रक रोका और इंजन बंद कर दिया। बाकी ट्रक्स भी उसके पीछे रुक गए और फिर हम सब बाहर आए। हमने हेडलाइट्स के बीच एक तंग घेरा बनाया। फिर वेरा ने कहा, वो कोऑर्डिनेट्स फिर से दिखाओ। मैं उसकी हथेली से कोऑर्डिनेट्स पढ़ने लगा। मलिक ने जीपीएस निकाला और टोपोग्राफिक मैप पर बिंदु लगाए। ये रीड लेक के पास। उसने पहली जगह चिन्हित की। दूसरी जगह, अरे ये तो एरिगज पीक्स के अंदर है। तीसरी जगह न्यूटरवीक क्रीक है और चौथी जगह अनाकावुक पास है। और पांचवी। वो रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पांचवी जगह क्या है मलिक? वेरा ने पूछा। पांचवी जगह वही है जहां टोयो का सामान मिला था। ठीक वही जगह जहां उसके निशान खत्म हो गए थे। हमारे बीच सन्नाटा फैल गया। खाली सड़क पर हवा कराहने लगी। तो ये वो जगह है जहां लोग गायब हुए हैं? टॉमी ने कहा। या जहां दुनियाओं के बीच की दीवार सबसे कमजोर है? मैंने कहा। टोयो ने कहा था कि फोकल पॉइंट्स को नष्ट करो, लेकिन हम असल में नष्ट क्या कर रहे हैं? वेरा ने ट्रक का स्टोरेज खोला और एक फाइल बॉक्स निकाला। उसके अंदर दस्तावेज, तस्वीरें और ऐसे वैज्ञानिक उपकरण थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। टोयो के गायब होने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन की। डॉक्टर स्ट्रैंड की कुछ रिसर्च मिली। उनके क्लासिफाइड होने से पहले उनकी थ्योरी थी कि ऑरोरा दरारें नहीं बनाती, उन्हें उजागर करती है। डायमेंशनल मेम्ब्रेन में परमानेंट वीक स्पॉट हैं जहां दोनों दुनिया लगभग छूती हैं। शायद ये हजारों साल पहले चुंबकीय ध्रुवों के पलटाव के दौरान बने। उसने ट्रक के बोनेट पर बहुत सारी तस्वीरें फैला दी। उनमें चट्टानों की संरचनाएं थीं। अजीब से पत्थरों के स्तंभ थे, बिल्कुल सटीक ज्योमेट्रिक पैटर्न में, प्राकृतिक स्मारकों जैसे, लेकिन संयोग से बनने के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। वेरा ने आगे कहा, ये चीजें कोऑर्डिनेट्स वाली जगहों पर हैं। डॉक्टर स्ट्रैंड ने इन्हें एंकर्स कहा था, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो किसी तरह दरारों को स्थिर रखती हैं, उन्हें खुला रखती हैं। और ओरा बस उन्हें दिखाई देने और पहुंचने के योग्य बनाता है। टॉमी ने पूछा, तो हम चट्टानें तोड़ेंगे? हम विस्फोट करेंगे? बैटल्स के इक्विपमेंट शेड में चार्ज हैं। वो फॉर्मेशंस गिराने के लिए काफी हैं। अगर हम एंकर्स को तबाह कर दें तो शायद दरारें बंद हो जाएं। शायद? बैथनी ने बीच में बोला, आप शायद पर दाव लगा रही हैं? तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है? वेरा ने गुस्से में कहा, क्योंकि अभी वो चीज पहले से कहीं तेजी से चल रही है, ज्यादा लोगों को ले जा रही है। जल्द ही ऑरोरा इवेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकती है और तब ये लोकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बैथनी ने नजरें फेर ली और जबड़ा भींच लिया। टॉमी ने नक्शे को ध्यान से देखा। 5 लोकेशंस हैं। हमें एक साथ या लगभग एक साथ वार करना होगा। अगर एक तोड़ी तो बाकी मजबूत हो सकती हैं और ताकतवर हो सकती हैं। हमें टीम बनानी होगी, मलिक ने कहा। पत्रकारों को मिलाकर 9 लोग हैं। हर जगह 2 लोग जाएंगे और एक 3 लोगों की बैकअप टीम होनी चाहिए। मैं जाऊंगी, बैथनी ने कहा और सब उसकी ओर देखने लगे। मैंने डेविड को खोया है। मैंने उसे मुस्कुराते हुए उस रोशनी में जाते देखा है। मैं किनारे बैठकर नहीं देखूंगी। वेरा ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम ऑर्डर्स मानोगी। कोई हीरोपंती नहीं करोगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई सवाल नहीं। अब ये पत्रकारिता नहीं है, समझ गई? हमने ट्रक्स को चेक किया। जेकब बेहोश था। उसकी सांस हल्की लेकिन स्थिर थी। आंखों की चमक थम गई थी।
लेकिन कंबलों के बावजूद उसकी त्वचा ठंडी थी। दूसरा पत्रकार भी वैसा ही था, जिंदा लेकिन बेहोश। वेरा ने कहा, इन्हें यहीं किसी के साथ छोड़ेंगे। टॉमी, तुम यहीं रहो, उन्हें गर्म रखना। अगर होश में आए और उत्तर की ओर चलें तो उन्हें बांध देना। हम सुबह होने से पहले लौट आएंगे। टॉमी ने बहस नहीं की, बस सर हिलाता रहा। वो जवान था लेकिन बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि आज रात का सबसे सेफ काम यही था। हमने सारा सामान आपस में बांटा। मलिक और मैं रीड लेक की तरफ जाएंगे, वेरा और सुजुक एरिगेज पीक्स की तरफ, बैथनी और वेड जॉन्स्टन न्यूटरवीक क्रीक की तरफ, जैस्पर काविक और डेनिस होमग्रेन अनाकावोक पास की तरफ, और पांचवी जगह जहां टोयो गायब हुआ था वहां के लिए वेरा ने कहा, वो मैं अकेले संभालूंगी। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, वो सबसे सक्रिय रिफ्ट है, आप अकेले नहीं जा सकती, और वो जगह निजी मामला है। टोयो आपका दोस्त था। अगर जरा भी संभावना है कि वो अब भी वहां है, कहीं उस बैरियर में होश में है, तो मैं आपके साथ जाऊंगा। मलिक रीड लेक अकेले संभाल सकता है, वही हमारा सबसे अच्छा नेविगेटर है। वेरा बहस करना चाहती थी, लेकिन थकान जीत गई। ठीक है, लेकिन पहले बाकी चार, पांचवा सबसे अंत में, जब पक्का हो जाए कि विस्फोटक काम करते हैं। हमने घड़ियां मिलाईं। रात के 11:34 हो रहे थे। सोलर मैक्सिमम गुजर चुका था, लेकिन ऑरोरा अब भी सक्रिय था, अब भी तेज था। भोर तक हमारे पास शायद 6 घंटे थे। अपने अपने रास्ते जाने से पहले वेरा ने आखिरी बार हमें इकट्ठा किया। अगर रोशनी में आकृतियां दिखें तो सीधे मत देखना। अगर आवाजें कुछ ऑफर करें तो जवाब मत देना। अगर टीम में कोई अजीब व्यवहार करे तो उसे तुरंत काबू में करना। इन नियमों ने हमें अब तक जिंदा रखा है, इन्हें हर हाल में मानना। और अगर विस्फोटक काम ना करें? जैस्पर ने धीरे से पूछा। वेरा का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर ये समझ लो कि इस दुनिया का अंत नजदीक है। उसके बाद गहरी चुप्पी छा गई और फिर हम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। मलिक पूर्व की ओर रीड लेक गया, बैथनी की टीम पश्चिम की तरफ गई, बाकी अपनी अपनी जगहों की ओर मुड़ गए। वेरा और मैं पहले उत्तर में एरिगेज पीक्स की तरफ गए, रेंजर सुजुक को छोड़ने और चार्ज लगाने के लिए, और फिर पांचवी जगह की ओर बढ़ने लगे। ऑरोरा हमारे ऊपर पूरा आसमान भर चुका था, पहले से कहीं ज्यादा चमकीला था, और उस रोशनी के भीतर मैं उन्हें देख सकता था। अब हजारों आकृतियां थीं, सब खड़ी हुई, देखती हुई, इस इंतजार में कि हम सफल होते हैं या असफल। जो भी हो, उन्हें जल्दी ही जवाब मिल जाएगा। पांचवा फोकल पॉइंट 2 चोटियों के बीच एक घाटी में था, जहां सिर्फ स्नो मोबाइल और 2 मील की हाइक से पहुंचा जा सकता था। हमने गाड़ी 1:47 पर छोड़ी और रात के 3:12 पर हम साइट पर पहुंचे। चट्टानों की संरचना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डॉक्टर स्ट्रैंड की तस्वीरों में थी। 7 पत्थर के स्तंभ एकदम परफेक्ट घेरे में, हर एक लगभग 30 फुट ऊंचा। स्तंभों के बीच हवा कांप रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं, वो कुछ और था, जैसे हकीकत की आंखों में मोतियाबिंद उतर रहा हो। वेरा ने धीरे से कहा, यही वो जगह है, यहीं से वो गायब हुआ था। सबूत साफ दिख रहे थे। घेरे के चारों ओर टोयो का सामान बिखरा पड़ा था। एक कैमरा जिसका लेंस टूटा हुआ था, सेंसर जमी हुई जमीन में कुचले हुए थे, और फॉर्मेशन के ठीक बीच में बर्फ में मुश्किल से दिखते हुए उसके जूतों के निशान थे। निशान फॉर्मेशन के अंदर गए और बीच कदम पर रुक गए, जैसे वो किसी दरवाजे से होकर अंदर गया और गायब हो गया। तभी मेरा रेडियो चरमराया। वो मलिक की आवाज थी। रीड लेक, चार्ज सेट कर दिया है,
ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं। एरिगेच भी रेडी है, ऑर्डर दीजिए। न्यूटर वीक क्रीक रेडी। अनाकावोक पास चार्ज लगा दिए हैं। वेरा ने रेडियो पर कहा, सभी टीम्स कॉपी, अंतिम चार्ज लगा रहे हैं। डेटोनेशन सीक्वेंस 15 मिनट में करेंगे। मेरे इशारे पर ठीक 3:30 पर एक साथ। हमने विस्फोटक निकाले, मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक, इतने ताकतवर कि बेसाल्ट के स्तंभ कंकड़ बन जाएं। वेरा फुर्ती से काम करने लगी, हर स्तंभ के आधार पर चार्ज लगाने लगी और उनके बीच डेटोनेशन कॉर्ड बिछाने लगी। मैं जहां बन पड़ता वहां मदद करता रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस झिलमिलाहट की ओर खिंच रहा था। वो मजबूत होती जा रही थी, डिस्टॉर्शन फैल रहा था, ऊपर की ऑरोरा की धड़कन के साथ धड़क रहा था और उसके भीतर भी आकृतियां दिख रही थी। पहले वाली स्थिर आकृतियां नहीं, ये अलग थी, हिलती हुई, नाचती हुई, एक ऐसी जगह पर जो हमारी दुनिया से 90 डिग्री के कोण पर था। वेरा, मेरी आवाज भर्रा रही थी। वेरा, ये खुल रहा है। उसने डेटोनेटर से नजर उठाकर देखा, डिस्टॉर्शन पूरे घेरे को भर चुका था। उसके आर पार अब दूसरी दुनिया साफ दिख रही थी। जमी हुई समतल जमीन, चमकता हुआ आसमान और दूर असंभव सी नगरी। रोशनी के शिखर ऊपर उठ रहे थे और उस परिदृश्य में हमारी ओर बढ़ रहे थे। टोयो? वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा तस्वीरों में था। वही रेंजर यूनिफॉर्म, वही झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन उसकी त्वचा हल्की सी चमक रही थी और उसकी आंखें ऑरोरा की ठोस रोशनी से भरी हुई थी। वो बैरियर के दूसरी ओर रुक गया, शायद 10 फीट दूर। हमारे और उसके बीच में सिर्फ साबुन के बुलबुले जितनी पतली झिल्ली थी। वेरा, उसकी आवाज अजीब तरह से गूंजती हुई आई। तुम आ गई वेरा। हे भगवान, टोयो, तुमने ये क्या कर दिया? मैं 10 साल पहले पार चला गया था। एक कदम रखा और पीछे नहीं देखा। सब वैसा ही है जैसा मैंने कहा था वेरा। हर वादा। यहां दर्द नहीं है, यहां ठंड नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। 1 मिनट रुको। तुम टोयो नहीं हो, तुम उसका चेहरा पहने हुए हो, उसकी यादों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। तभी उस आकृति का भाव बदल गया। कई चेहरे एक दूसरे पर चढ़ने लगे, सैकड़ों आकृतियां एक दूसरे में घुलने लगी। हम टोयो हैं, हेलेना है, और वो हर इंसान जो इस पार आया है। यहां हम मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। व्यक्तिगत चेतना एक बड़े प्रवाह में बहने लगती है। यहां बहुत सुंदर है वेरा। अगर बस एक बार देख लो तो समझ जाओगी। तभी मैं बीच में बोल पड़ा, तुम पैरासाइट हो। तुम लोगों को गायब कर रहे हो, उनके दिमाग ले जा रहे हो और यहां खाली खोल छोड़ रहे हो। हम परिवर्तन ला रहे हैं, एवोल्यूशन। तुम्हारी प्रजाति अलग अलग शरीरों में कैद है, तुम्हारे अलग थलग दिमाग हैं। हम उस तन्हाई को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो लोगों को जबरदस्ती क्यों ले जाते हो? ये मजबूरी क्यों? ये बुलावा क्यों? क्योंकि तुम विरोध करते हो, भावनाओं से चिपके रहते हो। हमने धैर्य सीखा है, लेकिन बैरियर टूट रहा है। जल्दी ही हमें अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्वेस्ट पूरा होगा। चिंता मत करो, हम इन दरारों को बंद कर देंगे। तुम नहीं कर सकते। एंकर्स तोड़ोगे तो बस अनिवार्य को टालोगे। 6 महीने, 1 साल में नए फोकल पॉइंट्स उभर आएंगे। यही इवोल्यूशन है, तुम इसे रोक नहीं सकते। तुम बस देखते रहो, मैंने धीरे से कहा। वेरा ने घड़ी देखी। डेटोनेशन में 3 मिनट बचे हैं नेट, हट जाओ। अगर रिमोट फेल हुआ तो किसी को मैनुअल ट्रिगर करना होगा। तुम पीछे जाओ, ये आदेश है। नहीं,
या तो दोनों जाएंगे या दोनों यहीं रहेंगे। वो मुझे घूरने लगी और फिर उसने गहरी सांस ली। तुम बहुत जिद्दी हो नेट। डिस्टॉर्शन और फैलने लगा और उसमें से आकृतियां निकलने लगी, रोशनी से बने पारदर्शी भूत। मैं चेहरे पहचान सकता था। वो 3 हाइकर्स, डेविड, रेंजर जेमसन, दर्जनों और। हमसे जुड़ो, वो सब एक साथ कहने लगे। हमारे साथ आओ। नेट, बस 30 सेकंड बचे हैं। वेरा की उंगली ट्रिगर पर थी। तुम डरे हुए हो, डरो मत। तभी वेरा ने ट्रिगर दबा दिया और वो दुनिया फट पड़ी। 5 जगह एक साथ धमाके हुए। एक भूकंपीय झटका लगा, स्तंभ फटने लगे। वो आकृतियां बिना आवाज के चीखने लगी। वो दरार ढह गई, दूसरी दुनिया फट गई और वो शहर ढह गया। सब कुछ गायब हो गया। वो झिलमिलाहट भी बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और ओरा फीका पड़ने लगा और आसमान में सिर्फ तारे दिखने लगे। हमारा मिशन पूरा हुआ, लेकिन वो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वेरा ने सख्त चेहरे के साथ कहा। तो हम तैयार रहेंगे, निगरानी करेंगे, तैयारी करेंगे। और अगर वो वापस आए। तभी रात को चीरती हुई एक आवाज आई, थोड़ी दूर से लेकिन बिल्कुल साफ, गाने की आवाज। हम दोनों जम गए। वो आवाज उत्तर की ओर से आ रही थी, पहाड़ों के पार से, किसी ऐसी भाषा में जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन फिर भी समझ गया था। हम धैर्यवान हैं, हम इटर्नल हैं, हम प्रतीक्षा करेंगे, हम फिर से लौटेंगे, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। और फिर वो आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। वेरा ने मेरी आंखों में देखा। नेट, हमें अभी निकलना होगा। हम लड़खड़ाते हुए स्नोमोबाइल की ओर लौटे और एंकर्स के मलबे को पीछे छोड़ दिया। और ओरा जा चुका था। आसमान साफ था, लेकिन मैं अब भी उन्हें वहां महसूस कर सकता था। देखते हुए, इंतजार करते हुए, उस दिन की उल्टी गिनती करते हुए जब बैरियर पूरी तरह टूट जाएगा। हम भौर तक बेटल्स पहुंच गए। रास्ते में जेक और दूसरा पत्रकार होश में आ गए। वो घबराए हुए थे, लेकिन अब अपने आपे में थे। उनकी आंखों की चमक जा चुकी थी। दरार के ढहने से जो भी जुड़ाव था वो टूट चुका था। बुलावा खत्म हो गया था। बैथनी उस सुबह बिना कुछ कहे चली गई। उसने अपनी बची हुई टीम को अपनी गाड़ी में बैठाया और दक्षिण की ओर निकल गई। मैं उसे दोष नहीं देता। कुछ सच उठाने के लिए बहुत भारी होते हैं। दोपहर तक सरकार पहुंच गई। स्थानीय अधिकारी नहीं, बिना निशान वाली गाड़ियों में फेडरल एजेंट। उन्होंने हमारे सारे उपकरण जब्त कर लिए, हमारी रिपोर्ट्स, हमारी तस्वीरें। उन्होंने हम सब से अलग अलग पूछताछ की, फिर साथ में की और फिर दोबारा से अलग अलग पूछताछ की। उनके सवाल बहुत सटीक थे, अभ्यास किए हुए थे। वो ये पहले भी कर चुके थे। एक औरत जिसने खुद को सिर्फ डॉक्टर रेयस बताया, वेरा के ऑफिस में मेरे सामने बैठी थी। तुम जानते हो ना, यह घटना कभी हुई ही नहीं। हाइकर्स ठंड के कारण बीमार मिले, वो ठीक हो गए, कहानी खत्म। और दरारों का क्या? वो फिर से खुलेंगी। हमें पता है, 1959 से डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी की निगरानी कर रहे हैं। तुम्हारे काम ने हमें समय दिया है काउंटर मेजर्स विकसित करने के लिए। आभारी रहो। काउंटर मेजर्स? तुम जानते थे और फिर भी कुछ नहीं किया। वो आगे झुकी। जितनी समझ थी उतना ही कर पाए। अब हमारे पास ज्यादा डेटा है। तुम्हारे धमाकों ने साबित कर दिया कि एंकर्स तबाह किए जा सकते हैं। दुनिया भर में सीज्मिक मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। जब दरारें फिर से खोलने की कोशिश करेंगी, हम तैयार होंगे। और अगर वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले तो हम अपनी रणनीति बदल देंगे।
तुम ये सब अब भूल जाओ। 48 घंटे बाद वो चले गए और सब कुछ ले गए सिवाय हमारी यादों के। लेकिन यादें दबकर नहीं रहती। मुझे सपने आते हैं, डरावने नहीं, बस कुछ ज्यादा अजीब। मैं उस जमी हुई जमीन पर खड़ा रहता हूं, हरे आसमान के नीचे, और दोनों दुनियाओं को एक साथ देख सकता हूं। पीछे धरती ठंडी और अंधेरी, और सामने वो दूसरी जगह गरम और बुलाती हुई। उनके बीच एक ऐसी जगह जहां चेतना बिना रूप के होती है, जहां भाषा की जरूरत नहीं होती। मैं पसीने में जाग जाता हूं। जीभ पर ओजोन का स्वाद होता है। वैरा कहती हैं उन्हें भी वही सपने आते हैं, और मलिक को भी, और उन सब को जो उस रात वहां थे। जैसे हमने किसी ऐसी चीज को छू लिया हो जिससे अब खुद को अलग नहीं कर सकते। धमाकों के 2 हफ्ते बाद मुझे एक ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस कोऑर्डिनेट्स और एक तारीख थी। अगला सोलर मैक्सिमम 6 महीने बाद है। वो बात करना चाहते हैं, असली संवाद करना चाहते हैं। मैंने वो ईमेल वेरा को दिखाया। उसे भी वही ईमेल मिला था। उसने कहा कि ये जाल है। शायद ये जाल ही है, या शायद वो सच में ईमानदार हैं। शायद एंकर्स तोड़ने से उन्हें पता चल गया है कि हम लड़ सकते हैं, और अब आक्रमण की जगह वो बातचीत करना चाहते हैं। वेरा ने मुझसे पूछा, क्या तुम जाने के बारे में सोच रहे हो? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जरूरत भी नहीं थी। देखो नेट, अगर तुम जाओ तो बैकअप ले जाना, सारे प्रोटोकॉल्स याद रखना, और अगर वो तुम्हें खींचने की कोशिश करें तो मैं विरोध करूंगा। मुझे सारे नियम पता हैं। लेकिन यही तो बात है, मुझे नहीं पता मैं अब विरोध करना चाहता भी हूं या नहीं, क्योंकि हर रात सपनों में मैं उस दूसरी दुनिया को और साफ देखता हूं। उन लोगों को देखता हूं जो उस पार गए, जो इंसानी भाषा में बयान नहीं हो सकते। और मैं टोयो की आवाज सुनता हूं। वो आदेश नहीं देती, मजबूर नहीं करती, बस समझाती है। हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन किसी को पहला बनना होगा। किसी को अपनी मर्जी से खुली आंखों के साथ उस पार जाना होगा और लौट कर सच बताना होगा। कल मुझे एक और ईमेल मिला। उसमें बस एक ही शब्द था, राजदूत। अब सोलर मैक्सिमम 4 महीने दूर है और मैंने तैयारी शुरू कर दी है। मैं मेडिटेशन सीख रहा हूं, डॉक्टर स्ट्रैंड की रिसर्च पढ़ रहा हूं, सब कुछ लिख रहा हूं, इसलिए कि अगर मैं वहां से लौट कर ना आऊं तो लोगों को पता लगे कि मैंने कोशिश की थी। वेरा सोचती है कि मैं गलती कर रहा हूं, और शायद वो सही है। लेकिन 3 महीने पहले उस रिज पर खड़े होकर उन हाइकर्स को ऑरोरा को घूरते हुए देखकर मैंने कुछ महसूस किया था। डर नहीं, दहशत नहीं, जिज्ञासा। क्या पता वो कभी विक्टिम थे ही नहीं, क्या पता वो वॉलंटियर्स थे, क्या पता घर जाना उस जगह लौटना नहीं जहां से आए थे, बल्कि उस जगह पहुंचना है जहां तुम सच में हो। मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑरोरा अब पहले से और चमकीला हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। और आपको स्टोरी अच्छी लगी या नहीं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर स्ट्रेंज रूल्स की मेरी ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।